हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज ज्योग्राफी का पहला क्लास है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है, यानी कि यूनिवर्स के बारे में जानने वाले हैं। इसमें हम लोग पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो हम आपको देने वाले हैं, और अंतिम में आपको हम इससे संबंधित कुछ रोचक और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि देखिए, ये जो ब्रह्मांड है इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप लोग अंत तक क्लास को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए एक ही वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पूरे ब्रह्मांड को देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद एक और जो है क्लास आएगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसको भी एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, ये एक विश्व भूगोल का पाठ है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारे एग्जाम में भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल से भी प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। ये प्रश्न जो है कई बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आधुनिक भूगोल का पिता किसको कहा जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आधुनिक जो आपका भूगोल है इसके पिता दोस्तों बोला जाता है अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को। किसको? अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को जो है आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। इसको आप लोग क्या लगा लीजिए, वीवीआई लगा लीजिए। ठीक है, ये पीडीएफ भी आपको मिलेगा तो वहां से आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ये भी प्रश्न बन सकता है, आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए भूगोल शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, इरेटोस्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा? इरेटोस्थनीज के द्वारा जो है भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो ये भी बात आप लोग क्या कर लीजिए, वीवीआई लगा लीजिए। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होगा उसको हम लोग आपको क्या करेंगे, वीवीआई लगवा देंगे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिए, भूगोल शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो किया गया था इरेटोस्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा? इरेटोस्थनीज के द्वारा। जब आप पढ़ रहे हैं तो साथ साथ आप क्या करिए, बोलते भी रहिए ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, इसलिए इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या किया गया, कि सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग जो है इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था, इसीलिए जो है इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो भूगोल का पिता अगर पूछे तो आपको बताना है इरेटोस्थनीज। वही अगर आधुनिक भूगोल का पिता पूछे, ठीक है, यानी कि मॉडर्न ज्योग्राफी का पिता पूछे तो अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को बताना है। और अगर डायरेक्ट सिर्फ पूछ ले कि भूगोल का पिता किसको बोलते हैं तो आपको बताना है इरेटोस्थनीज, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, इसीलिए इसको जो है भूगोल का पिता भी कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया हो, क्योंकि देखिए ये आपका आधुनिक भूगोल के पिता है और ये आपका भूगोल के पिता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। समझ में आ गया? अगला पॉइंट देखिए, कुछ विद्वानों ने भूगोल का पिता हिकेटियस को भी माना है। तो ये भी बात आप ध्यान रख लीजिए कि कुछ वैज्ञानिक ने इनको भी भूगोल का पिता जो है वो माना है। ये एक्सेप्शन में है, लेकिन ज्यादातर प्रश्न आपको ये दो पॉइंट से आपका आएगा, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। लेकिन ये भी आप ध्यान रखना है कहीं ऑप्शन में रहे तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं ब्रह्मांड पे यानी कि यूनिवर्स पे। देखिए ब्रह्मांड किसको बोलते हैं? देखिए ब्रह्मांड एक तरह से अगर सिंपल भाषा में हम समझे तो ये जो हमारा संसार है ना, यही हमारा क्या है, ब्रह्मांड है, जिसमें सारा छोटा से छोटा लेकर के यानी कि छोटी चीज से लेकर के बड़ी चीज, जो भी चीज आपके नजरों के सामने दिख रहा है ये सारा क्या है, ब्रह्मांड है। ठीक है ना? वही चीज यहाँ पे भी लिखा है कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के विशाल आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। एक धूल कण आप देख रहे हैं उससे लेकर के सूर्य चंद्रमा जितना भी चीज आपको नजर के सामने दिख रहा है ये सारा क्या है, ब्रह्मांड है। ठीक है, ब्रह्मांड का निर्माण जो है महाविस्फोट सिद्धांत से हुआ है। ये भी बात आप ध्यान रखना है, अगर पूछ सकता है कहीं एग्जाम में कि बताइए ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, तो देखिए एक बहुत ही प्रचलित थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, इसी से जो है आपका ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इस थ्योरी के बारे में हम आगे क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो दो पॉइंट यहाँ पे आप देखें कि ब्रह्मांड किसको कहते हैं और ब्रह्मांड का निर्माण जो है वो कैसे हुआ। ठीक है, तो ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी से हुआ है। ठीक है, जिसको महाविस्फोट सिद्धांत हम लोग बोलते हैं, इससे जो है आपका ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट आगे बढ़ते जाएंगे तो सारा चीज जो है आपको क्लियर होता जाएगा। अब देखिए और अच्छे से यहाँ पे हम जानने का कोशिश करते हैं ब्रह्मांड के बारे में। तो चलिए हाईलाइट हम करते चलते हैं तो आपको यहाँ पे क्या होगा, समझ आएगा। देखिए
एक सेकंड वेट कर लेंगे आप लोग। हाँ देखिए, जैसे ब्रह्मांड शब्द, ये जो ब्रह्मांड शब्द है दोस्तों, ठीक है ना, यह संस्कृत के दो शब्द से बना है। ठीक है, यह संस्कृत के दो शब्द से बना है। पहला है आपका ब्रह्मा, ठीक है, जिसका मतलब होता है परम चेतना या फिर सृजनकर्ता। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम आप लोग सुने होंगे। तो ब्रह्मा क्या है? ये सृजन करता है। और दूसरा शब्द जो है आपका आंड, इस दोनों से मिलकर के बना है आपका ब्रह्मांड। तो ब्रह्मा का मतलब होता है सृजनकर्ता, और आंड का मतलब होता है अंडाकार आकार, ठीक है, अंडाकार संरचना या फिर सृष्टि। ठीक है, तो ये दोनों शब्द को मिलाकर के आपका बना है ब्रह्मांड। अगर विज्ञान के अनुसार देखें तो यूनिवर्स में वह सब कुछ आता है जो अस्तित्व में है। ठीक है, हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें वो सारा चीज आता है जो क्या है, अस्तित्व में। जैसे आपका तारा हो गया, ठीक है, ग्रह हो गया, चांद हो गया, इसके बाद आपका गैलेक्सी हो गया, ठीक है, उसके आपका धूल हो गया, गैस हो गया, समय, स्थान, ऊर्जा और पदार्थ, ये सारे चीज किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारे आपका यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पे आप इस पिक्चर के माध्यम से इसको देख भी सकते हैं। सारा चीज आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, यहाँ पे आकाश गंगाएं आपको दिख रहे हैं, गैलेक्सी वगैरह, तारा, सारा चीज आपको दिख रहा है। ठीक है, यह एक विशाल और अनंत विस्तार है जिसका कोई निश्चित किनारा नहीं है। तो ये भी बात आप ध्यान रखिए कि ब्रह्मांड जो हमारा है वो विशाल और अनंत है। ठीक है, इसका अनंत विस्तार है, इसका जो है कोई निश्चित किनारा नहीं है। ठीक है, ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है ये कैसे हुई। ठीक है, पीछे जैसे कि आपको बताए थे कि बिग बैंग जो सिद्धांत है इसके द्वारा जो है यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई। तो ये बिग बैंग सिद्धांत क्या है देखिए। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध आपका जो बिग बैंग थ्योरी है इसी के द्वारा जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है। देखिए लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले, कितने समय पहले की बात है, 13.8 अरब वर्ष पहले जो है पूरा ब्रह्मांड एक सूक्ष्म बिंदु में संकुचित था। ठीक है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है यह एक छोटा सा बिंदु में क्या था, संकुचित था दोस्तों, ऐसा माना जाता है। उसके बाद अचानक से क्या हुआ, एक विशाल विस्फोट हुआ। ठीक है, क्या हुआ, एक विशाल विस्फोट हुआ, मान के चलिए बहुत बड़ा क्या हो गया, विस्फोट हो गया। इसी विस्फोट को हम लोग बोलते हैं बिग बैंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बिग बैंग बोलते हैं। ठीक है, पहले क्या था, बिल्कुल ही सूक्ष्म बिंदु में संकुचित था आपका पूरा ब्रह्मांड। उसके बाद अचानक सा क्या होता है, एक बहुत ही विशाल विस्फोट होता है जिसको बिग बैंग बोलते हैं हम लोग, जिससे समय, स्थान, ऊर्जा और पदार्थ की शुरुआत हुई। ठीक है, उसी समय से जो है आपका समय, स्थान, ऊर्जा और पदार्थ की जो है शुरुआत हुई, और यहीं से जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। इस बात को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। यही विस्फोट धीरे धीरे फैलता गया। क्या हुआ, ये जो विस्फोट है दोस्तों यह धीरे धीरे फैलता गया, और आज तक ब्रह्मांड लगातार क्या हो रहा है, फैल ही रहा है। ठीक है, इनका मानना है वैज्ञानिकों का कि अभी तक जो है ब्रह्मांड फैल ही रहा है। उस दिन से जो फैलना शुरू हुआ बिग बैंग सिद्धांत के बाद, तो अभी तक आपका ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल ही रहा है, इसका कोई भी अंत नहीं है। ठीक है, इस प्रक्रिया में गैलेक्सियां, तारे, ग्रह आदि बने। ठीक है, जो आप गैलेक्सी आकाश में देख रहे हैं, ठीक है, तारा देख रहे हैं, ग्रह देख रहे हैं, पृथ्वी देख रहे हैं, ये सारा जो है इसी प्रक्रिया में ये सारे चीज बने। तो समझ में आ गया आपको कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं कि ब्रह्मांड के प्रमुख घटक, ठीक है, इसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो इसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जैसे गैलेक्सी हो गया, तारा हो गया। तो हर एक के बारे में हम एक एक करके जानते हैं। जैसे सबसे पहला जो इसका कंपोनेंट है, ठीक है, वो है आपका गैलेक्सी। देखिए गैलेक्सी के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए, पूछा जाता है। गैलेक्सी में अरबों तारे, गैस, धूल और डार्क मैटर होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। गैलेक्सी जो है दोस्तों इसमें अरबों तारे होते हैं, गैस होते हैं, धूल और डार्क मैटर जो होते हैं ये होते हैं। डार्क मैटर क्या होता है आगे हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे यानी कि आकाशगंगा है। आकाशगंगा के बारे में आप लोग जो है क्लास 8 में ही हम लगभग जो है पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना, तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, अंग्रेजी में इसको मिल्की वे बोलते हैं और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आकाशगंगा बोला जाता है। अनुमान है कि पूरे ब्रह्मांड में लगभग 200 अरब से अधिक गैलेक्सियां हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए पूरे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां हैं, ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए कि आपके ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां हैं, तो आपको बताना है 200 अरब से भी अधिक क्या है, गैलेक्सियां हैं। तो पहला बात ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो इसके मेन कंपोनेंट्स है, ठीक है, वो है आपका तारा यानी कि स्टार। ठीक है, तारे जो आप देखते हैं आकाश में, ये जो तारे हैं ब्रह्मांड के दूसरे प्रमुख घटक है। ये दोस्तों गैस है मुक्तः, एक तरह से क्या है, तारा क्या है, मुक्तः इसमें जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने विशाल चमकदार जो गोले होते हैं वही आपका तारा कहलाता है।
आकाश में आप देखते होंगे तो छोटा दिखता होगा, लेकिन ये बहुत ही बड़े आकार के होते हैं। तारे के अंदर जो है मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक तरह का क्या है, यह चमकदार गोला है। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि तारा क्या है, आकाश में जो आप तारे देखते हैं तो आपको बताना है कि सिंपल ये हाइड्रोजन और हीलियम से बने विशाल चमकदार गोले हैं। ठीक है, अगला देखिए, सूर्य भी एक मध्यम आकार का तारा ही है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का तारा ही है। तारे नाभिकीय संलग्न द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए तारा किसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो तारा जो है ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये काफी महत्वपूर्ण जो है पॉइंट आपका बन जाता है। तो जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। अगला जो इसका कंपोनेंट है वो है आपका ग्रह। जैसे पृथ्वी क्या है, हम लोग का ग्रह है, तो तारे के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। तो आपसे अगर पूछता है कि ग्रह किसको कहते हैं बताइए, तो तारे के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं, मान के चलिए ये है आपका तारा। ठीक है, जैसे सूर्य का भी चक्कर लगाता है कि नहीं पृथ्वी, क्योंकि सूर्य भी एक तरह का तारा ही है ना, इसके चारों ओर जो चक्कर लगाता है खगोलीय पिंड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। जैसे पृथ्वी भी सूर्य की चक्कर लगाती है कि नहीं, लगाती है। अगला देखिए, पृथ्वी मंगल बृहस्पति आदि इसके उदाहरण हैं। ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह हैं। ग्रह के बारे में भी हम आगे आपको बात करेंगे। नेक्स्ट है, ग्रहों पर जीवन संभव है या नहीं। ठीक है, तो यह विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों में से एक है कि ग्रह पे जीवन संभव है कि नहीं। तो आपके उदाहरण के लिए आपको बता दें कि पृथ्वी भी एक ग्रह है और यहाँ पे जीवन संभव है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे क्या है दोस्तों, जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पे जीवन के लिए जो मूलभूत इकाई होती है, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, ठीक है, ये सारी चीज यहाँ पे क्या है, उपलब्ध है। इसलिए क्या है दोस्तों, पृथ्वी पे आपका जीवन संभव है। इसके अलावा अभी तक कहीं और जो है जीवन संभव तो है ऐसा कुछ भी देखने को नजर नहीं आया है अभी तक खोज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसका कंपोनेंट है वो है आपका डार्क मैटर। पीछे जो डार्क मैटर आपको बताए थे वही डार्क मैटर है। देखिए डार्क मैटर किसको बोलते हैं, इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए डार्क मैटर जो है दोस्तों, यह एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं इसको, लेकिन लेकिन क्या कर सकते हैं, इसका गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा डार्क मैटर से बना है। यानी कि ब्रह्मांड का 27% ऐसा हिस्सा है जिसको हम देख नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, उसको हम बिल्कुल देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं, उसके गुरुत्वाकर्षण को हम लोग महसूस कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका डार्क एनर्जी। ये डार्क मैटर से संबंधित है। और डार्क एनर्जी किसको बोलते हैं, आपको बता दें कि यह एक रहस्यमयी ऊर्जा है, एक तरह का एनर्जी है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। आपको पीछे बताया कि ब्रह्मांड क्या है, धीरे धीरे इसका विस्तार हो ही रहा है। और डार्क एनर्जी क्या करता है, यह एक प्रकार का रहस्यमयी ऊर्जा है, ठीक है, जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करती है। ठीक है, यही आपका डार्क एनर्जी कहलाता है। और ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा इसी से बना हुआ है। तो आपसे अगर पूछ ले कि ब्रह्मांड जो है उसका अधिकतर हिस्सा किस चीज से बना हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डार्क एनर्जी के द्वारा जो है बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड का आकार और विस्तार, इसके बारे में जानिए, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। ये आपका हो जाता है वीवीआई। ये स्लाइड आपके लिए जो है काफी वीवीआई हो जाता है। यहाँ पे हम लगा देते हैं वीवीआई। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, ये स्लाइड आपके लिए हो जाता है वीवीआई। यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। यहाँ पे आपका सौरमंडल है। सौरमंडल के बारे में वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत जान लीजिए। हमारी गैलेक्सियाँ मिल्की वे में स्थित है, ये भी उसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो हमारी गैलेक्सियाँ मिल्की वे में स्थित है, ध्यान रखिएगा। केंद्र में सूर्य है, ठीक है, सेंटर में क्या है आपका, सूर्य है, जिसके चारों ओर 8 ग्रह जो है वो घूमते हैं। ठीक है, सेंटर में आपका क्या है दोस्तों, सूर्य है, और इसके चारों ओर जो 8 ग्रह हैं वो क्या करती है, चक्कर लगाती है। ठीक है, यह ग्रह का नाम आपका रहा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सारे ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा कई उपग्रह भी हैं, ठीक है, कई सारे पुच्छल तारे भी हैं, और क्षुद्र ग्रह भी जो है इसमें मौजूद है सौरमंडल के अंदर। हर एक के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में जानने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल क्या है जानिए। देखिए जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई बहुत बड़ा तारा अपने जीवन के अंत में ढह जाता है तो बनता है ब्लैक होल। मान के चलिए कोई बहुत बड़ा तारा है और उसका क्या है, लाइफ अब खत्म होने वाला है। ठीक है, मान के चलिए कि कोई बहुत बड़ा तारा है और वो क्या है, उसका लाइफ जो है अंत समय में आने वाला है,
उसके बाद वो क्या होता है, तारा टूट जाता है कि नहीं, टूट के ढह जाता है, तो उसी से बनता है आपका ब्लैक होल। समझ में आया कि नहीं, ब्लैक होल कैसे बनता है, जब कोई तारा का एज समाप्त हो जाता है और अंत में वो क्या होता है, ढह जाता है, यानी कि टूट के ढह जाता है, तब आपका बनता है ब्लैक होल। क्या बनता है, ब्लैक होल बनता है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि प्रकाश तक बाहर नहीं निकल पाता है इससे, ठीक है। इसका जो गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है, इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि इससे प्रकाश भी बाहर जो है नहीं निकल सकती है। ब्रह्मांड के केंद्र में कई विशालकाय ब्लैक होल पाए जाते हैं। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए। जो मेन महत्वपूर्ण होगा, जहां से प्रश्न ज्यादा बनेंगे, वो हम आपको यहाँ पे बता दिया करेंगे। अगला है आपका मल्टीवर्स थ्योरी, ठीक है। मल्टीवर्स थ्योरी जो है, यह कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, ठीक है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड जो है वो अकेला नहीं है, अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं। कुछ ये ऐसे जो कुछ वैज्ञानिक है उनका मानना है जिसमें अलग अलग भौतिक नियम, समय की गति, जीवन के रूप हो सकते हैं, ठीक है। मानना है कि ये जो ब्रह्मांड है वो अकेला नहीं है, इसके तरह और भी ब्रह्मांड है, ये कुछ वैज्ञानिकों का मानना है। इसी को मल्टीवर्स सिद्धांत या फिर मल्टीवर्स थ्योरी जो है बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आपसे अगर पूछे कोई कि मल्टीवर्स थ्योरी किसको बोलते हैं, तो आपको बताना है कि मल्टीवर्स थ्योरी उसको बोलते हैं क्योंकि कुछ वैज्ञानिक जो है उसका मानना है कि ब्रह्मांड जो है वो अकेला नहीं है, इसमें और भी अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं जहाँ पे जीवन संभव है, ठीक है। समय की गति वहाँ पे हो सकती है, कुछ भौतिक नियम हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी को जो है मल्टीवर्स थ्योरी बोलते हैं, मल्टीवर्स सिद्धांत जो है वो बोला जाता है। आगे बढ़िए। भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम ब्रह्मांड को देखें, ठीक है, अगर भारतीय दृष्टिकोण से हम लोग ब्रह्मांड को देखें, तो भारतीय ग्रंथों में ब्रह्मांड को सृष्टि कहा गया है। क्या कहा गया है, ब्रह्मांड को सृष्टि कहा गया है, जो ब्रह्मा की रचना है, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जो है रचना किए हैं इस ब्रह्मांड को, बोलते हैं कि नहीं। ये भारतीय दृष्टिकोण से है, जिसमें आपका ऋग्वेद, उपनिषद और पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मांड, ठीक है, सृजन, पालन और संहार के चक्र से गुजरता है। तो सृजन कौन करते हैं, ब्रह्मा जी, ठीक है। पालन कौन करते हैं, तो विष्णु जी करते हैं। संहार कौन करते हैं, तो शंकर जी करते हैं। तो इस तरह से जो है गुजरता है, ये हमारे भारतीय दृष्टिकोण से जो है ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। हमारे जो वेद में लिखे हुए हैं, पुराण में लिखे हुए हैं, इस तरह से, ठीक है। यह चक्र लगातार चलता रहता है, जिसे कल्प कहा जाता है। ये चक्र क्या होता है, चलता रहता है। सबसे पहले सृजन होता है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ, फिर उसका पालन पोषण होगा, बड़ा होगा, और अंतिम में बूढ़ा होकर के वो क्या होगा, मर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चलता है। तो ये जो हमारा भारतीय दृष्टिकोण है, इस तरह से ब्रह्मांड को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम में मतलब परीक्षा दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो आपका साइंटिफिकल, ठीक है, जो वैज्ञानिक सोच है, जो वैज्ञानिक तरीका है, उसी को हम लोग वहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आगे बढ़िए। ब्रह्मांड के अद्भुत तथ्य, ये आप ध्यान रखिए, ये ब्रह्मांड के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य है, अमेजिंग फैक्ट्स है, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो देखिए, ब्रह्मांड का 95% हिस्सा जो है अदृश्य है, ठीक है। ब्रह्मांड जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है, इसका 95% मान लीजिए इतना हिस्सा जो है आपका क्या है, अदृश्य है, यानी कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से इसमें बना हुआ। यहाँ इसको मतलब हम देख नहीं सकते, सिर्फ 5% हिस्सा पे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है ना। तो ब्रह्मांड का 95% जो हिस्सा है वो अदृश्य है, उसको कोई देख नहीं सकता है, जैसे कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में हम आपको बताए थे। दूसरा पॉइंट है, सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेती है। तो ये तो आप लोग याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, बताइए। तो सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय जो है वो लगता है। कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय जो है सूर्य को की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगती है। एक तारे का जीवन अरबों सालों का होता है। अगर पूछता है कि तारा जो होता है उसका जीवन कितने सालों का होता है, तो आपको बताना है कि अरबों सालों का जो है इसका जीवन होता है, ध्यान रखेंगे। ब्लैक होल का समय व्यवहार बाकी जगहों से अलग होता है। आपको बताए थे कि ब्लैक होल कैसे बनता है, जब तारे का समय उड़ जाता है, जब वो टूटता है, तो उसी से आपका ब्लैक होल बनता है, ठीक है। पृथ्वी पर पृथ्वी हर सेकंड लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा लगाती है। तो पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है, पहले भी बताए थे कि जितने भी ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो हमारा पृथ्वी क्या है, ग्रह है, तो ये क्या करेगी, सूर्य की परिक्रमा करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। तो ये देखिए 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जो है पृथ्वी क्या करती है,
सूर्य की परिक्रमा करती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हर सेकेंड ब्रह्मांड में 4000 से ज्यादा तारे जन्म लेते हैं। कितना? हर सेकेंड 4000 से अधिक तारे का जो है जन्म होता है, यानी कि जन्म लेता है ब्रह्मांड में। ठीक है, अगला देखिए, जेम्स वेब टेलीस्कोप अब तक का सबसे शक्तिशाली दूरबीन है जो अरबों साल पुराने तारे को देख सकती है। तो और आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए सबसे शक्तिशाली दूरबीन कौन है जो पुराने से पुराने तारों को भी देख सकती है? तो वो है आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, पुराने से पुराने तारे को भी देख सकते हैं जमीन से। समझ में आ गया? आगे बढ़िए, अगर हम इसका कंक्लूजन देखिए, इसका अगर निष्कर्ष निकाले ब्रह्मांड के बारे में, तो इतना आप ध्यान रखिए कि ब्रह्मांड जो है आपका ये अनंत है। क्या है? ब्रह्मांड आपका अनंत है, इसका कोई अंत नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, पहला बात। दूसरी बात, यह रहस्यों से भरा हुआ है और मानव अभी तक इसका 0.1% से भी कम समझ पाया। ठीक है, ब्रह्मांड के बारे में जो मनुष्य है, मानव जो है, वो सिर्फ 0.1% से भी कम अभी तक समझ पाया है, क्योंकि यह रहस्यों से भरा हुआ है। ठीक है, इसमें इतना ज्यादा रहस्य है कि अभी तक किसी के समझ में ही नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, विज्ञान और अध्यात्म दोनों मानते हैं कि ब्रह्मांड में ऊर्जा, चेतना और सृजन का अद्भुत संतुलन है। ठीक है, ब्रह्मांड में जो है आपका ऊर्जा, चेतना और सृजन, इसका जो है तीनों का अद्भुत संतुलन है। इस चीज को भी क्या करते हैं, अध्यात्म और विज्ञान दोनों मानते हैं। जैसे कि आपको अध्यात्म के बारे में भी हम आपको बताएं कि यहाँ पे क्या है, सृजन है, ठीक है, उसके बाद पालन है और संहार है। उसी तरह से विज्ञान भी मानता है कि यहाँ पे जो है यह तीनों का अद्भुत संतुलन है। तो ये रहा आज आपका ब्रह्मांड के बारे में हम बात किए हैं सारा पॉइंट टू पॉइंट। इससे संबंधित प्रश्न भी हम आगे लेकर के आएंगे। तो ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। थैंक यू।